हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनको हमने डीपली समझा था। उनके सारे कंसेप्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस को हमने बिल्कुल क्लियर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज ला रहे हैं जो बिल्कुल नए पैटर्न जो जेके एसएसबी ने अडॉप्ट किया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब वो ज़माना गया जब हम डेफिनेशन याद करके एग्जाम में टिक मार करके आते थे और पास हो जाते थे। अब अगर लिस्ट में आपको आना है तो आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस आना ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अब वो रटाफिकेशन वो सब ख़त्म हो गया है। अकाउंटिंग को समझना है तो आपको बिल्कुल उसके कंसेप्ट्स में घुसना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है तो उसके ऊपर हमने जो भी वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, उसको आपको विजिट ज़रूर करना होगा। फिर लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। According to money measurement concept of accounting, which of the following must be recorded in the books of accounts? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से इनमें से आपको कौन सा रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में आपको मैंने तीन चीज़ें बहुत ही अहम बताई थी। एक तो पहला, हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, मैंने कहा था जिस ट्रांजैक्शन पे हम, जिस भी इवेंट पे हम मनी का ठप्पा नहीं लगा सकते, दैट मीन्स नॉन मॉनेटरी इवेंट्स जो होंगे उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी क्रिटिकल एक बिजनेस के लिए हो। लेकिन अगर उस पर हम मनी का ठप्पा नहीं लगा सकते तो हम उसको ट्रांजैक्शन में, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और तीसरा, मैंने कहा था जो मनी का वैल्यू है वो स्टेबल रहता है, ना कि उसमें ना इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट होता है और ना ही डिफ्लेशन का इफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द एसेट्स। मैंने अभी कहा इन्फ्लेशन को हम इग्नोर करते हैं तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ए पार्ट हमारा आंसर नहीं रहेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स ऑलरेडी ओन्ड बाय द कंपनी, डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं बाकी दो ऑप्शन क्या कहते हैं। हेल्थ कंडीशन ऑफ द सीईओ ऑफ द कंपनी, इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इस पर हम मनी का ठप्पा नहीं लगा सकते, दैट मीन्स ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वर्किंग कंडीशन इन ए फैक्ट्री ओन्ड बाय द कंपनी, ये भी हम इग्नोर करते हैं, इससे भी हम मनी का ठप्पा नहीं लगा सकते, तो दैट मीन्स हमारा आंसर रहेगा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स ऑलरेडी ओन्ड बाय द कंपनी। चलिए, सेकंड एमसीक्यू हमारा है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एसएसबी अब पूछने लगा है। आपको दो तीन स्टेटमेंट्स देगा और उसके बाद बोलेगा इनमें से बताओ कौन से ऑप्शन सही हैं या गलत है। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ट्राई करने होंगे और ये क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपको इनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पता हो। अगर आपने रट्टा मार के लगा के आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो फिर ये वाले क्वेश्चंस में आप ज़रूर फंस जाओगे। कहते हैं रियलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको कहना है कि इनकरेक्ट इनमें से कौन है। यहाँ पर भी आपको एग्जाम में गलतियाँ करके आते हो, ऊपर लिखा होता है इनकरेक्ट और आप करेक्ट ढूंढते हो, करेक्ट वालों को टिक करते हो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा किया करो। यहाँ पर हमें पूछा गया है इनमें से बताओ इनकरेक्ट कौन सा है। हमें देखना है वो वाला ऑप्शन हमारा सही है जो इनकरेक्ट होगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट टेल्स अस व्हेन इज द रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्नड, ये बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट एक्सप्लेन्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ ड्यूअल एस्पेक्ट, हैज़ अ डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट हमें बताता कौन है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट कहता है, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा आंसर दूसरा वाला होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अकाउंट्स यूजुअली पास्ट हैपनिंग्स आर रिकॉर्डेड। हमें पास्ट हैपनिंग से क्या करना है, जो हमें अभी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हम वो रिकॉर्ड करते हैं, हम प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो पास्ट से हमें कुछ नहीं है, प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हमारा आंसर रहेगा ये सही स्टेटमेंट था, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। ये वाला सेकंड वाला जो था ये रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो ये हमारा आंसर होगा। और थर्ड वाला भी रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स 2 एंड 3 इज़ आवर आंसर। ऑप्शन 2 एंड 3 इज़ आवर आंसर। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर इसमें से आपको करने में कोई भी डाउट हो रहा है या अगर आपको ये क्वेश्चन करना नहीं आया तो आपको ज़रूर वो वीडियो देखना होगा मेरा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर बस्ट किए गए हैं, आपको वो ज़रूर देखना होगा। चलिए, चौथे एमसीक्यू पे आते हैं। कहते हैं प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बिकॉज।
कहते हैं जो हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, ये एक एप्लीकेशन है किसकी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की, जिसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है, ये उसका क्यों एप्लीकेशन है, आप इन चारों में से हमें बताओ कौन सा वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बताएं। देखो, हम प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए क्यों बनाते हैं। डाउटफुल डेटर्स क्या होते हैं, वो डेटर्स जो हमें आगे जाके कलेक्ट करने में मुश्किलात हो, जो अनकलेक्टेड अमाउंट हमें रहेंगे आगे जाके, उनको हम डाउटफुल डेटर्स कहते हैं। जो भी हमारे डेटर्स फिर आगे जाके हमें पैसे नहीं देंगे, उनको हम डाउटफुल डेट्स कहते हैं। दैट मीन्स वो इट इज़ एन अनकलेक्टेबल अमाउंट। और इसको हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है, इट सिंपलीफाइज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग डेट्स। देखो, डाउटफुल डेट्स होते ही है क्या, हम जो अनकलेक्टेबल अमाउंट होता है वो हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। ये कहता है कलेक्टेबल अमाउंट, डाउटफुल डेट्स कलेक्टेबल नहीं होते हैं, तो दिस वन इज रॉन्ग आंसर। इट एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनकलेक्टेबल अमाउंट। यस, हम ये इससे क्या होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ अनकलेक्टेबल अमाउंट जो है वो हम, तो हमारा आंसर रहेगा बी पार्ट। हम ये तीन भी देखते हैं। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये गलत है। इट जनरेट्स फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर बिजनेस, ये भी गलत है। चलिए फिफ्थ वाले एमसीक्यू पे जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन एम्फेसाइजेस रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एज सून एज एसेट इज एक्वायर्ड, गलत है। रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओनली व्हेन सेल इज मेड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड, ये भी गलत है। हम रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें क्या कहते हैं, आप जब भी सेल मेड करोगे, इट डजेंट मैटर पैसा आपने लिया है या नहीं लिया है, आप जब भी सेल मेक करोगे, आपके पास जब भी राइट आएगा तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो पेमेंट से हमें कोई वाबस्ता नहीं होता है, तो ये हमें गलत ऑप्शन है। रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू ओनली व्हेन ए सेल इज मेड रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट, यस दिस इज राइट आंसर। जब भी सेल होगी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, इट डजेंट मैटर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट, देन सो थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। चलिए दूसरे हम जाते हैं एमसीक्यू पे। कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो ज़रूर देख लेना, अगर आ गया तो फिर बल्ले बल्ले आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब हमें अभी बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एज पर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड नॉट एट मार्केट वैल्यू। The deferred revenue expenditure concept arises due to matching concept. The going concern concept indicates that business is a going concern. तो चलिए स्क्रीन को पास करो और मुझे इसका आंसर बताओ। देखो, यहाँ पर कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि आपको जो भी लाइफ है बिजनेस की, उसको पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, एक पीरियड को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और जो भी आपको अपनी अकाउंटिंग दिखानी है बिजनेस की, वो आप एक फुल लाइफ की नहीं बल्कि इन पीरियड्स में डिवाइड करना है, और इसी पीरियड की आपको अकाउंटिंग दिखानी है। यहाँ पर कहता है एज पर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट। ये हमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या ये बताता है, फिक्स्ड एसेट्स को कास्ट पे दिखाना कि मार्केट वैल्यू, ये तो हमें बताता है कौन, कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये यहाँ पर स्टेटमेंट में कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बताता है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये वाला स्टेटमेंट इसी में गलत है। देखो, आप एग्जाम में क्या गलती करोगे, आप ये देखोगे फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड नॉट एट मार्केट वैल्यू, आप बोलोगे ये तो स्टेटमेंट सही है और इसको टिक करके आओगे, लेकिन ये नहीं देखोगे कि ये यहाँ पर बताता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अगर यहाँ पर कॉस्ट कंसेप्ट होता तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये पूछता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट सही है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, ये कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से सही है, ना कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से। तो यहीं पर एग्जामिनर आपको ट्रैप करता है। ये ट्रैप्स आपको सीखने हैं, यहाँ सीखने हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, शेयर करो इस चैनल को। आपको यहाँ पर यही अमेजिंग कंसेप्ट, अमेजिंग कंटेंट एंड कंसेप्ट हमेशा मिलेंगे। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसेप्ट अराइजेस ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट, यस ये तो सही है। यहाँ पर अगर मैचिंग कंसेप्ट होता या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता, दोनों में सही होता। यहाँ पर हमें मैचिंग पता है, ये भी सही है, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी सही है, दिस वन इज करेक्ट। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इंडिकेट्स दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, यस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। सो सेकंड एंड थर्ड हमारा ट्रू है, फर्स्ट गलत है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, करेक्ट है सेकंड एंड थर्ड। सो हमारा आंसर रहेगा बी पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, seventh question is the concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future.
गोइंग कंसर्न, यस। इस पर ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता ही है। विद रेफरेंस द कॉस्ट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से इनमें से इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पर आपको हमेशा एग्जाम में ख्याल रखना है इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। आपको जो भी इनमें से इनकरेक्ट है वो हमारा आंसर होगा। फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये सही जवाब है, लेकिन हमें इनकरेक्ट दिखाना है, तो दैट मीन्स दिस वन इज नॉट आवर आंसर। एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड विद प्रेजेंट वैल्यू, यस ये भी सही है, हम प्रेजेंट वैल्यू ही रिकॉर्ड करते हैं। फ्यूचर वैल्यू या पास्ट वैल्यू पे हमें कोई गर्ज नहीं होता है। हम जो आज होता है बिजनेस में हम वही रिकॉर्ड करते हैं, जो पीछे हुआ है वो हमने पीछे ही रिकॉर्ड किया होता है, और जो आगे होने वाला है वो हम आगे ही रिकॉर्ड करते हैं, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज ये दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, बट वह हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अनरियलाइज्ड गेन्स आर रिकॉर्डेड विद द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रियलाइजेशन। एन आइटम विच हैज़ नो कास्ट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट चाहिए। जिस आइटम की कोई कास्ट ही नहीं है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जिस आइटम का कास्ट होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे, जिसका कास्ट नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये भी थोड़ा वास्ट कंसेप्ट है, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि जिसका कोई कास्ट ना हो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, और जिसका कास्ट हो उसी को रिकॉर्ड करते हैं। ये भी आइटम्स, ये ऑप्शन भी सही है। ये कहता है एन आइटम विच हैज़ नो कास्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, बट हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें अब बचा कौन सा, हमने अभी एलिमिनेट किया ना, हमें बचा कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन। ये वाला चाहे आपको पता होगा या नहीं होगा पता, अगर आपको ये तीन पता है फिर तो ये हमारा आंसर बन ही जाएगा। लेकिन इसको भी हम समझ लेंगे। ये कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स आर रिकॉर्डेड। हम अनरियलाइज्ड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि हम लॉसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो अनरियलाइज्ड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। मैंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में आपको ये सिखाया है सारा, तो उसको आप देख लेना। Next question is the resources, land, buildings, machinery, property that a business owner has called assets. Yes, the monetary values that are assigned to assets. इन assets को हम जो monetary value देते हैं वो किस हिसाब से देखते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से। जितने पे परचेज किया उस पर लिख दो, जो भी इसके मार्केट वैल्यू है उसको इग्नोर करो। तो इसको कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से हम उन एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। द पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओनर आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग द एंड रिपोर्टिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। यस, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो ओनर के जो भी हमें पर्सनल उसके एसेट्स या लायबिलिटीज है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो दिस वन इज नॉट ट्रू, दिस वन इज ट्रू, सॉरी। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो ऑफ कैश, ये भी सही है। इफ द ओनर स्पेंड्स 5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट देन इट शुड नॉट बी रिकॉर्ड। ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, अपने उससे दिखाता है, बिजनेस में इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी सही है। तो हमारे सारे ऑप्शन सही है। हमारा आंसर रहेगा कौन सा वाला, ऑल ऑफ द अबव। कहते हैं विच concept states that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money shall be recorded। जो तो पता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहीं पर है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। 12वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। गोइंग कंसर्न, ये तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट ये भी है। कॉस्ट कंसेप्ट ये भी है। पेमेंट कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, तो पेमेंट कंसेप्ट हमारा आंसर रहेगा। व्हेन ए पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज कैपिटल इनटू बिजनेस, जब ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो इट इज़ ट्रीटेड एज, को हम कैसे ट्रीट करते हैं बिजनेस को टुवर्ड्स द ओनर। एसेट होता है ये बिजनेस का, लायबिलिटी होता है, इनकम होती है, एक्सपेंस होती है। अगर आपको नहीं पता है, मैंने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इस कैपिटल के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, उसका कंसेप्चुअल वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर विजिट कीजिए। तो जब भी एक ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट करता है, सो दैट कैपिटल बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। द आंसर इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनमें से कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो मॉनेटरी टर्म्स है उनको रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो सेल ऑफ गुड्स मॉनेटरी टर्म है, रिकॉर्ड करेंगे। हमें दिखाना है कौन सा नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट भी रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग रिजर्व कैपिटल ये भी रिकॉर्ड करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, इस पर मॉनेटरी टर्म्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो दैट मीन्स दिस वन विल बी आवर आंसर। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर हमारा आंसर रहेगा। देखो ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एसएसबी में आते हैं। अब मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, स्क्रीन को पास करिए, फिर आंसर को मैच कीजिए।
देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे एग्ज़ाम में टैकल करते हैं। देखिए, आपको यहाँ से 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनकी मीनिंग्स यहाँ से दिए हैं, लेकिन शफल किए गए हैं। आपको बताना है इनको मैच करके कि कौन सा। पहले आपको देखना है जो मुझे ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से मुझे सबसे अच्छा कौन सा आता है, किसकी बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में पता है कि बिजनेस को गोइंग कंसर्न रहना है, लिक्विडेट करने का कोई हमें इरादा ना होना चाहिए, क्लोज करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए बिजनेस को। तो मैं देखता हूँ इनमें से, इन 4 लिस्ट सेकंड में से कौन सा वाला गोइंग कंसर्न को मैच करता है। वो पहला कहता है द सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय अ फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर relates to relative importance of an item or an event, an inappropriate assumption for a firm undergoing bankruptcy। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो भी बैंकरप्सी पे हमें बैंकरप्सी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें क्लोज करने का कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, हमें बिजनेस को लिक्विडेट करने का कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ए जो है ये थर्ड से मैच करता है। अब मैं जाऊंगा ऑप्शंस के पास, देखूंगा ए में थर्ड कहाँ से मैच करता है। A1 A4, यहाँ पर ए थर्ड, और डी में भी ए थर्ड हमें दिख रहा है। सो 2 ऑप्शन है हमारे पास जिनमें हम अभी ध्यान दे रहे हैं। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई, अब इनके बारे में आपको नहीं देखना है। अब यहाँ पर ए थर्ड एंड ए थर्ड है। दूसरा है B2 B1, ये भी मैच नहीं हो रहा है। C4 C4, दैट मीन C4 अगर यहाँ पर भी है, C4 यहाँ पर भी है, तो C तो 4 के साथ मैच करेगा ही करेगा। C तो 4 के साथ मैच हो गया। अब हमें इसके बारे में, कास्ट प्रिंसिपल के बारे में अब हमें अगर नहीं भी पता है, ये हमने ऑप्शन ने खुद बताया है कि C 4 के साथ मैच करता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच गए, C एंड D। इनमें से C यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम C को 4 के साथ मैच करेंगे, ये हमें पता है। अब हम कास्ट कंसेप्ट के बारे में नहीं लिखेंगे। अब 2 ही बचे हमारे पास B एंड D। या तो हम B को 2 से मैच करेंगे, या B को 1 से मैच करेंगे, या को D तो 1 से मैच करेंगे, या D को 2 से मैच करेंगे। चले दो, अब हमें इसके बाद देखना है अब इन दोनों में से मुझे ज़्यादा किसके बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे B के बारे में पता है, कंसिस्टेंसी के बारे में। जो भी आप मेथड, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, जो भी मेथड आप एक अकाउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल करोगे उसको हर अकाउंटिंग पीरियड में रिपीट करो। अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इन 4 लिस्ट सेकंड में, ये एक तो हमें पता है 4 तो हो गया, किसके साथ, सी के साथ, वो हमें इसको नहीं देखेंगे। अब हमें ये गोइंग कंसर्न के साथ हमने मैच किया था 3, तो इन दो को छोड़ेंगे। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड में देखेंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के साथ कौन सा वाला मैच करता है। द सेम अकाउंटिंग मेथड यूज बाय फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या कहता है, वही अकाउंटिंग पीरियड आप इस्तेमाल करोगे हर एक पीरियड के लिए। तो कंसिस्टेंसी बी किसके साथ मैच हो गया, 1 के साथ। तो सी और डी में हमें कौन सा दिखा था, बी 1 के साथ मैच करता है, लास्ट वाला ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट। ये तरीका होता है एग्ज़ाम में करने का। आपको हर एक की ये जानकारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालांकि होनी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम टफ होने लगे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें अप्रोच क्या होगा, बराबर ही सेम अप्रोच रहना चाहिए आपका। तो चलिए अब इसको अच्छे से देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन हमारा आंसर हो गया डी पार्ट। देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस गोइंग रहना चाहिए, तो ये बैंकरप्सी का इसमें कोई वो नहीं होता है, तो ये A3 के साथ मैच करेगा। अब हमें कहता है कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंट रहना है हर एक मेथड को। जो एक बार मेथड हमने यूज़ किया वही हमेशा यूज़ करना है, तो बी हम एक के साथ कंसिस्टेंसी के साथ मैच करेंगे। कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि एसेट्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है, मार्केट प्राइस पे नहीं। द नॉर्मल बेसिस अकॉर्डिंग फॉर एसेट्स, तो कॉस्ट कंसेप्ट हमें किसके साथ, C4 के साथ। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, वही वही चीज़ें डिस्क्लोज करो जो मटेरियल है, जो इमटेरियल है उनको आप डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस आइटम और इवेंट को D2 के साथ मैच हो गया। हमारा आंसर इसमें रहेगा कौन सा वाला, डी पार्ट। कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो को ज़रूर देख लेना, वो बहुत ही बिल्कुल बढ़िया वीडियो है आपके लिए। उसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देख लेना, लेकिन देख लेना ज़रूर। ना अब हम हमारा जो अगला है वो है 16th। Dash refers to the span of time at the end of which the financial statements of the enterprise are prepared। तो हमें पता ही है, हम हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, ये हम बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट।
नाउ अब है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के बारे में कौन सा वाला गलत कहता है? नॉट ट्रू लिखा है, ये हमेशा याद रखना। एग्जाम में ये चीज़ें देख लेना, ट्रू बता रहा है या फॉल्स बता रहा है या नॉट ट्रू बता रहा है, इनकरेक्ट बता रहा है या करेक्ट बता रहा है। तो हमें वो दिखाना है जो नॉट ट्रू है। रेवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें नॉट ट्रू वाला दिखाना है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज, ये भी सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, हमें नॉट ट्रू वाला दिखाना है। क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू व्हेन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम बायर एंड नॉट ऑन द डे द सेल्स आर मेड, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो दिखाता है क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड, क्रेडिट सेल्स को हम कब रेवेन्यू दिखाएंगे? जब मनी रिसीव करते हैं। नहीं, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? जब भी आप सेल्स या परचेजेस करोगे उसी टाइम आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। इट डजंट मैटर पेमेंट हैज़ बिन मेड और रिसीव्ड। यहाँ पर दिखाता है कि हम जब मनी को रिसीव करेंगे तभी हम क्रेडिट सेल्स को ट्रीट करेंगे एज रेवेन्यू। मनी से इस पर कोई डिपेंड नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर ये गलत है तो यही हमारा आंसर रहेगा, सी पार्ट हमारा आंसर रहेगा। सी इज आवर आंसर। नाउ 18 कहता है व्हेन द ओनर विड्रॉज एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड कॉन्सिक्वेंटली ए रिडक्शन इन द डैश ऑफ द बिजनेस। देखो मैंने आपको जो वीडियो पढ़ाया था आपको कैपिटल्स लायबिलिटीज एंड ड्राइंग्स, उसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल किन चीज़ों से इंक्रीज होता है और किन चीज़ों से डिक्रीज होता है। जब नया कैपिटल आएगा बिजनेस में उससे भी कैपिटल इंक्रीज होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा। आपको कहता है कि जब भी मनी या ड्राइविंग जब करेंगे तो कैपिटल रिड्यूस होता है। दो चीज़ों से कैपिटल रिड्यूस होता है और दो चीज़ों से कैपिटल इंक्रीज होता है। ये कहता है कि जब मनी विड्रॉ करता है ओनर तो उससे कैपिटल पे कौन सा असर पड़ता है? प्रॉफिट, तो इससे प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which accounting concept states that purchase price will remain same for all years to come though its market value may change। ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि कॉस्ट प्राइस पे दिखाओ चाहे मार्केट वैल्यू क्या भी हो, वो उसको इग्नोर करो। कॉस्ट कंसेप्ट इज अवर आंसर। which concept requires that revenue of a business transaction should be included in accounting records only when it is realized? It is revenue recognition concept. Revenue from sale of products is generally realized in the period in which cash is collected, no. Sale is made, yes. Products are manufactured, no. Sale is made. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट तो मैंने आपको अभी समझाया ना। आपको रेवेन्यू तब हम रिकॉर्ड करते हैं जब सेल या परचेज होती है। इट डजेंट मैटर पेमेंट हैज़ बिन मेड और नॉट। कैश हम जब भी कलेक्ट करें, कब करें कलेक्ट, कब नहीं करेंगे, उससे कोई मैटर नहीं करे। जब हम सेल इज़ मेड करेंगे तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सेल इज़ मेड इज़ आवर आंसर। Next question is which accounting concept states that every transaction has two-fold effect? Dual aspect concept। ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप भी इन क्वेश्चंस को ऐसे ही टिक करके आ जाओगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेलिबरेटरी मैंने इसको इनमें रखा है क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब ऐसे भी पूछने लगा है स्टेटमेंट वाले, और ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी अब ऐसे भी बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। ये कहते हैं मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 lakhs and sold 4/5 of goods for 18 lakhs and met expenses 2.5 lakhs. He counted net profit as 3.5 lakhs. Which accounting concept he followed? देखिए मैं आपको इसको दो तरीक़ों से समझाऊंगा, दो सिनेरियोज में बनाऊंगा यहाँ पर, जो जैसे मैंने आपको मैचिंग कंसेप्ट में सिखाया था। कहता है कि मोहन ने गुड्स परचेज किए 15 लाख के, 15 लाख के गुड्स परचेज किए, सेल कितने के किए? 18 लाख के। तो उसने कितना कमाया यहाँ से? 3 lakhs। उसमें से उसको 2.50 lakhs का एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3 lakhs में से 2.5 lakhs आप डिडक्ट करोगे, बचे क्या? 50,000 रुपीज़। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कहता है? उससे 3.5 lakhs का प्रॉफिट दिखाया, हमें तो यहाँ पर 50,000 ही प्रॉफिट निकला। ये क्या हो गया इसमें? देखिए हमने जो एक्सपेंस दिखाया था वो कितना दिखाया? 15 lakhs। रेवेन्यू कितना दिखाया? 18 lakhs का।
बट मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, आपको एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है, आपको एक्सपेंस उतने का ही दिखाना है जितने से आपने रेवेन्यू कमाया। हमने रेवेन्यू 18 लाख कितने से कमाया था, 4/5 ऑफ गुड्स, हमें 4/5 का ही क्या लेना है, एक्सपेंस लेना है। सो 15 लाख का 4/5 होता है 12 लाख, ये हो गया 12 लाख को हमें एक्सपेंस कितना दिखाना है, ओनली 12 लाख, नॉट 15 लाख। उसमें से उसने 18 लाख क्या किया, रेवेन्यू। सो उसने कमाया कितना, 6 लाख। 6 लाख में से उसको 2.5 लाख और एक्सपेंसेस हो गए, तो बचे कितने, 3.5 लाख। दैट्स वाई उसने 3.5 लाख का प्रॉफिट दिखाया। तो ये हमें कौन सा कंसेप्ट सिखाता है, एक्सपेंस को मैच करना है रेवेन्यू के साथ, ये हमें दिखाता है मैचिंग कंसेप्ट। सो आवर आंसर विल बी मैचिंग कंसेप्ट। नहीं समझ आया तो वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं उतने डीपली नहीं आपको समझाऊंगा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझाया है, उसमें मैंने बहुत ही टाइम गुजारा है उस मैचिंग कंसेप्ट पे, आपको 2-3 एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट MCQ पे जाते हैं। Which accounting concept requires that accounting transactions should be recorded free from bias of accountants and others? It is objectivity concept. In accounting, financial statements of an enterprise are prepared after fixed period of time to know whether it has earned profits or incurred losses during that period। कहता है कि हम एक पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। रिकॉर्डिंग पीरियड इज नॉट असेसमेंट पीरियड, इज नॉट आवर अकाउंटिंग पीरियड इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर हमें टारगेट है, हमें JK SSB टारगेट है। जिस तरीके के क्वेश्चन वो बनाता है हमें वो टारगेट है, और हमें उन क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, सप्लायर्स। ये सब क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, सप्लायर्स, ये होते हैं यूजर्स ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इसलिए बनाते हैं ताकि यूजर्स के पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम बिजनेस की प्रोवाइड कर सकें। Financial statements are only or basic means of communicating financial information to the interested parties. It becomes all the more important, therefore, that the financial statements makes a full, fair, and adequate disclosure of all information which is relevant for taking financial judgments। तो कहता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करनी होती है, कम्युनिकेट करनी होती है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये फुल, फेयर और एडिक्वेट डिस्क्लोजर करें। ये हमें कौन सा कंसेप्ट बताता है कि हमें फुल्ली एडुकेटली सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, ये कौन कहता है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है ना। तो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत थी ऊपर, फिर आप सीधे बताते फन ट्रू एंड फेयर नॉलेज, हम एडुकेट नॉलेज किस कंसेप्ट के मुताबिक हम करते हैं डिस्क्लोज, तो नीचे होता था कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इससे क्या होता है, जो एस्पिरेंट होता है वो ये क्वेश्चन देख के डर जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे आंसर करूँ। होता कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर हमें ज़रूरत था इतना, फेयर, फुल एंड एडुकेट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये दिखाता है हमें कौन सा कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ये हमारा आंसर रहेगा। हाँ, बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही लंबे होते हैं, लेकिन उनमें से आपको एक सेंटेंस की ज़रूरत होती है जो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि मेरा आंसर क्या होगा। तो इसको मैंने जानबूझ कर रखा था ताकि आप समझो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आपने नहीं पढ़ा होगा आप उनसे डर जाओ। क्वेश्चन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो कहना क्या चाहता है, और अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप खुद क्लिक कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन इतना बड़ा है कि इंसान डर जाता है। कहता है, ए पेपर स्टेपलर कॉस्टिंग 30 वाज परचेज बाय कंपनी फॉर ऑफिस यूज़। एक कंपनी ने एक स्टेपलर परचेज किया 30 रुपीज़ का। थोड़ी सी स्टेशनरी ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में, तो उन्हें 30 रुपीज़ के स्टेपलर भी खरीद लिए। द स्टेपलर हैज़ ए यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years, कहता है कि स्टेपलर 3 साल चलेगा। एंड दिस कास्ट शुड आइडियली बी एलोकेटेड ओवर 3 years ऑफ अकाउंटिंग पीरियड।
तो एज़ पर मैचिंग कंसेप्ट हमें जो भी इसका कास्ट है, जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं, उनको हम जो भी कास्ट है उनको सब्सिक्वेंट हर एक साल में हम उसको एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसकी 3 साल की लाइफ है, तो 3 साल इसको एक्सपेंस दिखाओ। फॉर एग्जांपल हमने 30 रुपये का इसको ख़रीदा है, एक साल हम दिखाएंगे 10 रुपये का एक्सपेंस हुआ, दूसरे साल दिखाएंगे 10 रुपये का एक्सपेंस हुआ, और तीसरे साल दिखाएंगे 10 रुपये एक्सपेंस हो गया, और ये बन गए 30 रुपीज़ हमारा टोटल एक्सपेंस 3 साल का। हाउएवर द एफर्ट इन्वॉल्वड इन एलोकेटिंग इट इज कॉस्ट फॉर 3 ईयर्स इज़ नॉट वर्थ द बेनिफिट। लेकिन ये कहता है कि जो हमें 10-10 रुपये का एक्सपेंस दिखाएंगे, इनमें जो हमें एफर्ट लगता है ये दिखाने में, उतना ज़्यादा हम इस स्टेपलर से काम नहीं लेंगे, उतना ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं है जितना हमें एफर्ट लगेगा इसका एक्सपेंस दिखाने में। And this cost is very small as compared to the overall operations of office. Which accounting concept can be used to solve this problem? इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस अकाउंटिंग कंसेप्ट से करेंगे? कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्रिक किया जाता है। अगर आपने ये मटेरियलिटी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी में दे पाओगे। आपको पता है हम वही चीज़ें कंसिडर करते हैं बिजनेस में जो मटेरियल हो, जो बिज़नेस पे कोई इम्पैक्ट डाले, उसके यूज़र्स पे कोई इम्पैक्ट डाले। ये 30 रुपये का जो ऑफिस यूज़ के लिए हमने स्टेपलर ख़रीदा है, ये कोई इम्पैक्ट डालता है? कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। ये तो खुद ही कहता है कि इसका हमें जो इसके जो कास्ट दिखाने में, हम 3-3 साल के लिए जो इसका कास्ट दिखाएंगे 10-10 रुपये, इसमें जो हमें अफोर्ड लगेगा वो बहुत कम है इसके बेनिफिट के हिसाब से। वो बेनिफिट इतना देता ही नहीं है जितना हम इसका, ये स्टेपलर उतना बेनिफिट देगा ही नहीं हमें जितना हम इसको 30 साल में इसको एक्सपेंस दिखाने में हमें जितना एक्सपेंस लगेगा, हमें जितना एफर्ट लगेगा। तो ये हमारे लिए मटेरियल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम इस इन ऑप्शन में आंसर कौन सा है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको कहते हैं बेनिफिट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये आपने शायद नहीं पढ़ा हो, तो आज आप पहली बार यहाँ मेरे पास ही सीखोगे। बेनिफिट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा कास्ट जिसका बेनिफिट बहुत कम हो कास्ट के मुताबिक। कास्ट बहुत हो लेकिन बेनिफिट उसका बहुत कम है, उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। बेनिफिट कम है और कास्ट ज़्यादा है, उनको इग्नोर करते हैं। देखिए इसका कास्ट 30 रुपीज़ है लेकिन बेनिफिट हम उतना उससे लेंगे नहीं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में बेनिफिट कास्ट कंसेप्ट होता तो आपको उसी को टिक करना था, लेकिन यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से कौन सा बनता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट। 30 रुपये के उतना वैल्यू नहीं है जितना हम इसके बेनिफिट ले जाएंगे, तो ये मटेरियल हमारे लिए नहीं बनता है। तो हम इस यहाँ पर आंसर बनेगा मटेरियलिटी कंसेप्ट। कुछ नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही बड़े चढ़ा के लिखे गए होते हैं, लेकिन अगर आपको ये शर्त है, ये है कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, कंसेप्ट आ गए, क्वेश्चन आपने समझ लिया है, आप खुद को दिमाग में क्लिक कर जाओगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी बहुत बार एग्जाम में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the accounting concept that refers to the tendency of accountants to resolve uncertainty and doubt in favor of understanding assets and oversetting liabilities। ये मैंने आपको पढ़ाया है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। कहता है इफ देयर इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय कंपनी। एक डेलिबरेटली एक कंपनी क्या करती है कि जो उसके एसेट्स के वैल्यू है उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। दैट मीन्स अगर 10 लाख के एसेट्स है, वो बैलेंस शीट में दिखाता है अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू, वो दिखाता है 5 लाख का ही वैल्यू। तो ये 5 लाख थे वो कहाँ गए फिर? इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ, इससे क्या होता है, जो ये 5 लाख है ये एज रिजर्व्स बनते हैं जिनको कहते हैं सेक्रेट रिजर्व। ये सेक्रेटली आपने रिजर्व किया क्योंकि आपको दिखाना था 10 लाख, आपने दिखाया 5 लाख। ऐसे ही आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स जो बनाते हो, आपको पता है डाउटफुल डेटर्स मुझे 3 लाख के होने वाले हैं, लेकिन आप दिखाते हो मुझे डाउटफुल डेटर्स है 5 लाख के। होंगे कितने आखिर में? 3 ही। तो 2 लाख आपने कहाँ रखे? ये आप रिजर्व कर रहे हो, सेक्रेट रिजर्व बना रहे हो। तो जो आप ये अंडर एस्टिमेट करते हो एसेट्स के वैल्यू से, जो आप अंडर एस्टिमेट करते हो डेलिबरेटली कौन एसेट्स के वैल्यू, उससे क्या होता है? जनरेशन ऑफ सेक्रेट रिजर्व्स होता है। सो हमारा आंसर है सेक्रेट रिजर्व्स। ये भी मैंने पढ़ा है, आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखना है, लेकिन मुझे पता है उसमें कौन सा कंटेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ
आप यू विल लव दैट वीडियो। लेकिन सिर्फ पेशेंस रखना, उसको आराम से देखना। ये मत कहना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बड़ी सी माइक नहीं है। कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट देखो क्या है, आराम से देखो। योर SSB पेपर इज सेट फॉर अकाउंटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number of notes are appended to the balance sheet by companies which includes various important pieces of information. This is due to the compliance of फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हम नोटिस इसलिए फिर बैलेंस शीट में नीचे दिखाते हैं कि हमारा लो टर्नओवर क्यों हुआ, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं हमारी, वो हम बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेजर application of accounting is to facilitate inter-firm and inter-period comparisons ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, इसमें हमें हमेशा ट्रू एंड फेयर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इसकी जो इम्पैक्ट जो यूज़र्स पे करता है वो कंपेयर, ताकि वो उसको कंपेयर कर सके बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर से, या ईयरली वो कंपेयर करे, वो क्वार्टरली कंपेयर करे, उनको कंपेरिजन करने में आसानी हो। बैलेंस शीट ऐसे बननी चाहिए। तो ये कहता है कि जो मेजर एप्लीकेशन है अकाउंटिंग की, जो हम इंटर और इंटर पीरियड कंपेरिजन करते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो हमें ये कंपेरिजन करने में मदद देता है अकाउंटिंग पीरियड? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये दिखाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कि हमें हर एक चीज़ कंसिस्टेंटली करनी चाहिए, ताकि हमें कंपैरिजन करने में इजी हो जाए। अगर हम फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज़ लें, फ्लक्चुएटिंग मेथड्स लें, एक बार एक मेथड का इस्तेमाल किया, अगले बार दूसरे मेथड का इस्तेमाल किया, तो हमें कंपैरिजन करने में बहुत मुश्किल होती है। जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने मेथड्स पे, अपने पॉलिसीज़ पे, तो हम हर एक वही कंसेप्ट हर एक अकाउंटिंग पीरियड में रिपीट करेंगे, तो कंपैरिजन करना ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ईजी बन जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें कहता है कि हमें हर एक अकाउंटिंग पीरियड में एक जो है वही मेथड्स में ही पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ताकि हमें इंटर एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन करना आसानी हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का कौन सा मेन प्रिंसिपल है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वन रिसीविंग द बेनिफिट, अदर गिविंग द बेनिफिट। ये सही है। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन टू पार्टीज मस्ट बी इंटरेस्टेड, ये भी सही है। द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the principle of dash, all the anticipated losses should be recognized but all the anticipated or unrealized should be ignored। ये तो सीधी सी फ्रेज डेफिनेशन है किसकी? प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमारा आंसर है। ये फ्रेज अगर आपको समझने में मुश्किल होती है तो मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर हम आपका वीडियो एंड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ नॉट रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन? इनमें से ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बारे में नहीं बताता है? वो किसी दूसरी चीज़ के लिए बताता है, लेकिन हमें वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए कोई अप्लाई नहीं होता है। कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और उसका रीज़न भी लिख देना क्यों है ये ऐसा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, और अपना स्कोर भी बताना आपको कितने क्वेश्चन आए, वो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने कंसेप्ट में सिखाए हैं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। और इस को इन वीडियोस को और इस MCQs को, ये बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के MCQs है। इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ शेयर करो। शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर मस्ट है। थैंक यू सो मच।